जेईई एडवांस एग्जाम के लिए हमने एक नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है। एमएस चौहान के सिर्फ अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। रिवीजन सीरीज है और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जैसे टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है उसी टाइप के क्वेश्चन हम इस सीरीज में कवर करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, खुद क्वेश्चन को देखकर एक बार खुद ट्राई करना है, उसके बाद जहां फंसोगे वहां पर ही वीडियो सोल्यूशन की हेल्प लेनी है, तभी ये सीरीज बेनिफिट देगी, वरना तो ऐसे सिर्फ सॉल्यूशन देखने से तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन करा रखी है पैलेडियम और हाइड्रोजन के साथ में। एक और कार्बन यहाँ पर है, इस पे लगा हुआ है CH3 और हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन कैसा है, अबव द प्लेन, और ये मिथाइल कैसा है, बिलो द प्लेन। रिएक्शन के बाद बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन विल बी। अगर हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी, ये वाला कार्बन कैसा है, प्लेनर है। हाइड्रोजन अबव द प्लेन से भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन से भी अटैक कर सकता है। अगर ये हाइड्रोजन ऐसे दोनों हाइड्रोजन कैसे होंगे, सेम स्टीरियो से अटैक करेंगे। अगर ये अबव द प्लेन से करेगा तो ये भी अबव द प्लेन से करेगा, लेकिन यहाँ पर हमको स्टीरियो दिखाने की जरूरत है नहीं, इसलिए मैंने मेंशन नहीं करी है। तो एक केस मानते हैं हम कि हाइड्रोजन ने अबव द प्लेन अटैक किया, और एक केस मानते हैं हम कि हाइड्रोजन ने बिलो द प्लेन से अटैक करा। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ए जो है हमारे पास, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रेसमिक मिक्सचर है, क्या दोनों डायास्टीरियोमर्स है, या फिर मीजो कंपाउंड है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। यहाँ पर एक कायरल सेंटर ऑलरेडी जनरेट हो चुका है हमारा, और हाइड्रोजनेशन के बाद ये वाला कायरल सेंटर भी जनरेट हो गया हमारा। अब हमको रिलेशन जब चेक करना पड़ता है तो सबसे सिंपल मेथड क्या होता है, दोनों कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन को हम निकाल लेंगे। CIP रूल के अकॉर्डिंग हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम कॉन्फ़िगरेशन को निकालें। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब मेरा मिथाइल बिलो द प्लेन है, हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को S मान लिया है। S मैंने मान रखा है, निकाली नहीं है CIP के अकॉर्डिंग। आप चाहो तो इसको R भी मान सकते हो। अब ये इस वाले कंपाउंड की बात करते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, मिथाइल जो है बिलो द प्लेन है, यानी इसकी और इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही आनी चाहिए। मैंने अगर इसकी S मानी है तो इसकी मेरे को S माननी पड़ेगी। अगर मैं इसकी R मानता तो मैं इसकी भी R मानता। दूसरे कायरल सेंटर देखते हैं, जब हाइड्रोजन मेरा अबव द प्लेन था तो मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को S कंसीडर करा है, ये मैंने निकाली नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ, केवल मान लिया है कि S हो सकती है, क्या पता एक्चुअल में R आ रही हो। आप इसको R भी मान सकते हैं, S भी मान सकते हैं, दोनों आप पे छोड़ता हूँ। मैंने यहाँ पर S मानी है जब हाइड्रोजन अबव द प्लेन है। अब जब हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होगा तो बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पर S है तो मैं इसको यहाँ पर R मानूंगा, अगर मैं इसको यहाँ R मान के चलता तो चेंज करने के बाद मेरे को इसको S लेना पड़ता। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब हाइड्रोजन की स्टीरियो चेंज होगी तो कॉन्फ़िगरेशन भी इस कायरल सेंटर की चेंज होगी। और जब हमारे पास दो कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, एक कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो और एक कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करती है, यहाँ पर एक S R में चेंज हुआ है, S हमारा S में, यानी एक ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, ऐसे केस को हम बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स। अगर हमारी दोनों चेंज होती, ये S R में चेंज होता, ये S R में चेंज होता, दोनों कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंज होती, तो वो क्या होते हैं, इनैंशियोमर्स। जब एक ही चेंज होगी सिर्फ, तब हम बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स। तो बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। यहाँ पर रिएक्टर सबस्ट्रेट है, इसकी रिएक्शन करा रखी है और हमको बताना है प्रोडक्ट हमारा कौन सा फॉर्म हो रहा होगा। तो पहले हमारे पास एल्कीन है और यहाँ पर अबव द प्लेन लगा रखा है CH3, हाइड्रोजनेशन करा रखी है। अब वापिस से दो पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों हाइड्रोजन कैसे अटैक करेंगी, अबव द प्लेन से अटैक करेगा, या फिर दोनों हाइड्रोजन बिलो द प्लेन से अटैक करेगी, ये भी बिलो द प्लेन और ये भी बिलो द प्लेन। वेज मतलब मैं कंसिडर कर रहा हूँ अबव द प्लेन, और डैश मतलब बिलो द प्लेन। तो जब बिलो द प्लेन कंसिडर किया तो यहाँ पर एक कायरल सेंटर जनरेट हो चुका है, ऐसे ही एक कायरल सेंटर यहाँ पर जनरेट हो चुका है। ये वाला कायरल सेंटर तो ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास दो कायरल सेंटर जनरेट हो चुके हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से इसकी कॉन्फ़िगरेशन को S मान रहा हूँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को भी S ही मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में मिथाइल क्या है, अबव द प्लेन या फिर वेज पर है। तो यहाँ पर भी S माना है, यहाँ पर भी S माना है। इस वाली को मैंने कंसिडर किया है R। जब मेरा हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है या फिर वेज पर है तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसको R पोजीशन, R कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हाइड्रोजन मेरा अबव द प्लेन होगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, R से चेंज होकर S पर चली जाएगी। फिर से सेम रूल है, दो कायरल सेंटर प्रेजेंट है, एक कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रही है, फिक्स है, सिर्फ एक ही कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। तो क्या रिलेशन रहेगा दोनों में, वो दोनों होंगे डायास्टीरियो
स्टीरियोमर्स, यानी ए वाला मैच करेगा क्यू के साथ में डायस्टीरियोमर्स। दूसरा है हमारे पास 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग है, एल्कीन है और 2 है मिथाइल ग्रुप। अब ये कैसा होगा, प्लेनर होगा। वापस से अब D2 क्या है, जैसे H2 है वैसे D2 है, मेटल यहाँ पर प्लेटिनम। अब D2 क्या करेगा, अबव द प्लेन से भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन से भी अटैक कर सकता है। एक बार मैंने माना है कि D ने क्या है, अबव द प्लेन से अटैक किया, एक बार D ने बिलो द प्लेन से अटैक किया। तो एक कायरल सेंटर ये रहा, एक कायरल सेंटर ये रहा, और बीच में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जब 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हो तो हमारा जो कंपाउंड होता है वो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, और कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, मीजो कंपाउंड। 2 कायरल सेंटर हैं, एक POS है, कंपाउंड क्या हो गया, मीजो। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। फिर से एल्कीन है यहाँ पर, बाकी मॉलिक्यूल से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा कैसा होगा, प्लेनर, प्लेटिनम और हाइड्रोजन। फिर से पॉसिबिलिटी, एक बार हाइड्रोजन अबव द प्लेन अटैक करेगा, एक बार हाइड्रोजन बिलो द प्लेन अटैक करेगा, और कायरल सेंटर यहाँ पर एक ही है। इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन मानता हूँ एस, जब मेरा हाइड्रोजन अबव द प्लेन है मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को मान रहा हूँ एस। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं CIP रूल के अकॉर्डिंग नहीं निकाल रहा हूँ, केवल मैं अज्यूम कर रहा हूँ इसको कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस है। फिर जब ये अबव द प्लेन से बिलो द प्लेन यानी डैश पर होगी तो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज होना पड़ेगा। तो एस वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है चेंज, और जब एक ही कायरल सेंटर हो और कॉन्फ़िगरेशन हमारी चेंज हो रही हो तो दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन होता है, इनैंशियोमर्स का। तो सी वाले में हमको रेसमिक मिक्सचर देखने लिए मिलेगा, सी वाले में रेसमिक मिक्सचर, बी वाले में क्या था, मीजो, ए वाले में था डायास्टीरियोमर्स, और डी वाले में क्या होगा, इसकी हाइड्रोजनेशन करके देखते हैं। डी का वैसे एस बचा है तो ऐसी होगा। यहाँ पर जब हमने इसकी हाइड्रोजनेशन करी तो दोनों का कार्बन पे क्या रहा, कायरल सेंटर जनरेट ही नहीं हुआ। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम है, तो नो कायरल सेंटर प्रेजेंट, इसलिए कंपाउंड क्या रहेगा हमारा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। डी का हो जाएगा एस, ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइकली प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर एल्कीन है और एक सब्स्टिट्यूएंट लगा रखा है CH3, यानी कि एक एल्कीन का जो साइड है हमारी मोर सब्स्टिट्यूट है। रिएक्शन है Br2 और CH3OH। अब अगर किसी को Br2 रिएजेंट में दिक्कत है तो मैंने इसकी सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखी है JEE रिवीजन वीडियोस में, आप Br2 रिएजेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। एल्कीन Br2 पे कैसे अटैक करती है, एल्कीन ने अटैक किया इस Br पे, ये Br माइनस यहाँ से बाहर, ब्रोमीन के पास लोन पे अवेलेबल है, वापस से अटैक करेंगे इस कार्बन पर, यानी इस एल्कीन पर ही वापस अटैक होगा। अटैक यहाँ से इसलिए कराया मैंने क्योंकि अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ बनना था, यहाँ से अटैक हुआ, Br ने वापस अटैक किया, ये Br माइनस बाहर, और फॉर्मेशन होगा यहाँ से ब्रोमोनियम आयन का, इस ब्रोमीन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में क्या होगा, MEOH अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब 2 सेंटर प्रेजेंट है, एक तो यहाँ पर भी अटैक कर सकता है MEOH, और एक यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। डिसाइड कैसे होगा, जहाँ पर हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, ये वाली कार्बन जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड है, जैसे मार्कोवनिकोव रूल में करते थे, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड ही अटैक होगा। यहाँ अटैक कराएंगे, इस बॉन्ड को करेंगे ओपन। और अब स्टीरियो की अगर हम बात करते हैं, Br को मैंने अज्यूम करा है सिर्फ कि यहाँ पर अटैक हुआ होगा तो बिलो द प्लेन से अटैक होगा। यहाँ पर तो कोई स्टीरियो मेंशन नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ Br का अटैक हुआ तो बिलो द प्लेन से अटैक होगा। अब Br मेरा बिलो द प्लेन है तो CH3 मेरा कैसे जाएगा, अबव द प्लेन, तो CH3 मेरा चला गया अबव द प्लेन। आप चाहो तो Br को अबव द प्लेन से भी अटैक करा सकते हैं, यहाँ Br यहाँ भी Br, तो हमारा मिथाइल चला जाता बिलो द प्लेन। अब MUH आएगा, अटैक करेगा इसकी स्टीरियो से अपोजिट। अगर ये डैश पोजीशन पर है तो अबव द प्लेन से अटैक होगा, वेज से अटैक करेंगे, बॉन्ड को ओपन करेंगे। ये ध्यान रखना, OMe अब हमारा वेज पोजीशन पर आएगा। OMe जैसे ही वेज पर आया, CH3 की स्टीरियो को चेंज करना पड़ेगा। ये पहले वेज पर था, लेकिन अब वेज से अटैक कौन कर रहा है, MEOH, तो एक ही ग्रुप रहेगा वेज पर। OMe वेज पर आ गया तो इस मिथाइल को डैश पर जाना पड़ेगा, और Br हमारा डैश पोजीशन पर भी। ऑप्शन चाहे जो मर्जी हो, हमको ध्यान क्या रखना है, एक तो MEOH का अटैक होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर, और OMe और Br की जो स्टीरियो होगी वो ऑपोजिट होगी, यानी अगर ये वेज पर है तो ये डैश पर। अगर मैं इसको वेज पर रिज्यूम करके चलता स्टार्टिंग से तो मेरे को इसको डैश पर रिज्यूम करना पड़ता OMe को। वो तो ऑप्शन अगर मैच कर जाए, इसलिए मैंने Br को बिलो द प्लेन से अटैक कराया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका डी। अगर हम ए की बात करते हैं तो यहाँ पर अटैक है, एल्कीन पर अटैक होना, तो ए ऑप्शन गलत। बी वाले में ये फिर गलत,
सी वाले में क्या है, दोनों Br का अटैक करा रखा है, यहाँ पर एक मिथेनॉल का अटैक होगा, यानी सिर्फ डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन लॉसेस H पॉजिटिव टू गिव फाइनल प्रोडक्ट। तो उसने बोल दिया है इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन, उसके बाद H पॉजिटिव का लॉस होता है और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी प्रोफाइल बेस्ट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल रिएक्शन। अगर हम इस एल्किन की बात करते हैं तो ये कैसी एल्किन है, लेस सब्स्टिट्यूट एल्किन दिखाई दे रही है। प्रोडक्ट में कैसी है, मोर सब्स्टिट्यूट एल्किन, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी की बात करते हैं ये कम होगी रिएक्टेंट की एनर्जी से, यानी ये हमारी मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल एल्किन की एनर्जी कम होगी, लेस स्टेबल एल्किन की एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं हम तो प्रोडक्ट में हमारी कम एनर्जी होनी चाहिए। अगर डी ऑप्शन में कम एनर्जी है, बी ऑप्शन में कम एनर्जी है, ए ऑप्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट से, तो ए ऑप्शन गलत। सी वाले में भी प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट की कम है, उल्टा होना चाहिए था, तो सी ऑप्शन भी गलत। डिसाइड कैसे करना है, बी और डी में। वैसे उसने खुद ही बोल रखा है इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, तो बी वाले में तो कहीं इंटरमीडिएट हमको दिखाई दे नहीं था, इंटरमीडिएट तो ये फॉर्म हुआ है, तो बी ऑप्शन भी गलत होना चाहिए, डी होना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा डिटेल में अगर देखते हैं, एल्कीन का पहले अटैक हुआ होगा H पॉजिटिव पर। अब ये एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा, ये इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद हमारा एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट, फिर एनर्जी नीचे आएगी और इंटरमीडिएट पे रुकी होगी। उसके बाद क्या होगा, ये हाइड्रोजन लीव करेगा। अब इस हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना और इसका बॉन्ड फॉर्म करना, ये भी क्या होगी, दूसरी ट्रांजिशन स्टेट, ये हमारी दूसरी ट्रांजिशन स्टेट हो गई। और फाइनली जब हमारा प्रोडक्ट बना, एक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यानी मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, उसकी एनर्जी जो है रिएक्टेंट से कम रही होगी, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट्स P एंड Q इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन आर। बेंजीन है, बेंजीन से लगा हुआ OMe और एक मिथाइल ग्रुप, रिएजेंट है LiETOH और लिक्विड NH3। कौन सा रिएजेंट है, बर्च रिएजेंट। इसका यूज़ हम बेंजीन के लिए करते हैं जब हमको बेंजीन की रिडक्शन करनी होती है, और बेंजीन की रिडक्शन ऐसे करेगा कि दोनों पाई बॉन्ड कैसे है मेरे 1,4 फैशन में, जैसे 1 2 3 4, एक 1 पोजीशन से पाई बॉन्ड रहेगा, एक 4th पोजीशन पर पाई बॉन्ड रहेगा। अब जब इसकी रिडक्शन होगी तो अलग अलग टाइप से होती है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तब अलग ढंग से रिडक्शन होती है, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तब अलग ढंग से रिडक्शन होती है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, यहाँ पर OMe इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो पाई बॉन्ड ऐसे रहेंगे, इसके एडजेसेंट में पाई बॉन्ड रहेंगे। अगर यहाँ पर होता कार्बोक्सिलिक एसिड तो पाई बॉन्ड इससे दूर रहता, एक पाई बॉन्ड इधर और एक पाई बॉन्ड इधर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब होता है तो पाई बॉन्ड इसके एडजेसेंट में देखने के लिए मिलता है। ये बन चुका है हमारा P। अब हमको इसकी रिएक्शन करानी है O3, ओजोनोलिसिस दे रखी है, वो भी कितनी, 1 इक्विवेलेंट। अगर 2 इक्विवेलेंट होती तब तो हमारे लिए इजी था, दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक करते और प्रोडक्ट बना लेते, लेकिन 1 इक्विवेलेंट में इसने डाल के ये पूछ रखा है कि कौन से वाले पाई बॉन्ड को मैं ब्रेक कराऊँ, या इस वाले को या फिर इस वाले को। अब जब ओजोनोलिसिस होती है, ऑक्सीडेशन होती है, तो उस पाई बॉन्ड की होगी जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। अब कौन सा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है ये कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, इस एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो बॉन्ड भी क्लीवेज इसी का होगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, डबल बॉन्ड O इधर और यहाँ पर CHO। कैसी ऑक्सीडेशन दे रखी है, MEH Me2S, यानी कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, तो CHO पर ही हम इसको रोक देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएंगे। अगर ऑप्शंस की बात करते हैं, ए ऑप्शन में तो बर्च रिडक्शन ही गलत कर रखी है, बी ऑप्शन में भी बर्च रिडक्शन गलत कर रखी है, सी और डी में से कोई होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं सी वाले की, तो यहाँ पर इसने इस वाले बॉन्ड को क्लीवेज करा रखा है। हमारा क्लीवेज कौन सा होना चाहिए, ये वाला बॉन्ड क्लीव होना चाहिए था, जो कि हमारा डी ऑप्शन में है, CO2Me और CHO हमारे पास बनेगा, तो डी होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से एल्कीन रिएक्ट करती है, और जैसे हम एक पढ़ते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वो फॉलो करता है एंटी मार्कोवनिक रूल को, ये फॉलो करता है मार्कोवनिकॉफ रूल को। एल्कीन है, अटैक करेगी HgOAC पे, मैंने अज्यूम करा है अटैक वेज पोजीशन से अटैक कराया है, आप चाहे तो डैश से भी करा सकते हैं। जैसे ही वेज पर अटैक हुआ Hg यहाँ पर, OAC
इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और CH3 चला जाएगा हमारा डैश पोजीशन पर। यहाँ पर CH3 डैश पर है, और ये रिंग जो हमारी 3 मेंबर की बनी है ये कैसी है, वेज पोजीशन पर। अगले स्टेप में क्या होगा, वाटर आएगा अटैक करने। अब अटैक किधर करेगा, मोर सब्स्टिट्यूट कार्बन पर अटैक करेगा, जैसे मार्कोनी का रूल में था। ऑक्सीजन के लोन पर आएंगे, अटैक करेंगे इस पोजीशन पर, और स्टीरियो क्या होगी अटैक करने की, ये हमारा वेज पोजीशन पर है, और अटैक कैसे होगा फिर, डैश से, यानी OH जो हमारा लगेगा वो डैश स्टीरियो से लगेगा। CH3 हमारा डैश पर प्रेजेंट है, लेकिन जब वाटर का अटैक होगा तो CH3 हमारा चला जाएगा वेज पर, और OH आएगा हमारा डैश पर। यहाँ पर CH3 है वेज पर, और OH है हमारा डैश पर। यहाँ पर ये HgOAC लगा ही हुआ है। अगले स्टेप में इसको निकालने के लिए हम सोडियम बोरोहाइड्रेट का यूज़ करेंगे, और ये ग्रुप को कर देंगे हम बाहर। फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट का, जहाँ पर एक ही कार्बन पर CH3 और OH लगे होंगे। तो डी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे एल्कीन है, ये गलत। CH3 और OH अलग कार्बन पे, ये भी गलत। सी वाले में क्या है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, CH3 है ही नहीं, सी भी गलत। सिर्फ डी ही ऑप्शन हमारा बचता है, जो कि मैच करता है परफेक्टली हमारे प्रोडक्ट के साथ में। अगला क्वेश्चन फिर से ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का ही है। यहाँ पर एल्कीन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर वाटर नहीं गिवन है। तब देखते हैं प्रोसीड कैसे कराएंगे। एल्कीन से अटैक होगा HgOAC, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब सिस्टम में ही क्या है, OH प्रेजेंट है, यही अटैक करेगा। और किस जगह अटैक करेगा, मोर सब्स्टिट्यूट कार्बन। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये कार्बन हमारा मोर सब्स्टिट्यूट है। ये लोन पर अटैक करेंगे, इस जगह पर बॉन्ड होगा ओपन। एक 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन होगा, मैंने नंबरिंग डाल रखी है। 6 पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप है। 6 पोजीशन पहले तो देखो 1 और 6 के बीच में नया बॉन्ड बन रहा है, तो 1 और 6 के बीच में एक बॉन्ड दिख रहा है। 6 पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप है, 6 पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप है। 6 पर एक मिथाइल ग्रुप और प्रेजेंट है, 6 पर एक मिथाइल यहाँ पर भी है, और इसके साथ ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा, इसके साथ जुड़ा हुआ है HgOAC, तो ये लगा हुआ है HgOAC, यानी हमने रिंग की फॉर्मेशन बिल्कुल सही करी है। फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करेंगे, इस ग्रुप को रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, और हमारे यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप रह जाएगा। ऑप्शंस की बात करते हैं तो मैच करेगा ये ऑप्शन बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है, एक एल्काइन प्रेजेंट है, एक एल्कीन भी प्रेजेंट है। ऑप्शन ये मिसप्रिंट सही लग रहा है, NaNH2 NH3। अब NaNH2 और NH3 क्या है, बेस है, ये बर्च रिडक्शन नहीं है। बार बार मैं यही बताता हूँ, बच्चे इसको क्या करते हैं, बर्च रिडक्शन के साथ कंफ्यूज करते हैं, और इसकी जो है रिडक्शन करा देंगे ई एल्कीन में। ये बर्च रिडक्शन नहीं है। बर्च रिडक्शन होता है सोडियम इन लिक्विड NH3। ये क्या है, Na पॉजिटिव NH2 माइनस इन NH3, बेस की तरह काम करेगा। ये नेगेटिव क्या करेगा, इस एल्काइन के H को निकाल लेगा, ये एसिडिक नेचर का होगा, जनरेट करेगा इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर नेगेटिव आ चुका है। सामने दे रखा है इलेक्ट्रोफाइल CH3Br। अब ये नेगेटिव अटैक करेगा इस CH3 पर, और ये Br जाएगा यहाँ से बाहर। अब ये बन चुका है C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर CH3। ये हमारा ए प्रोडक्ट आ चुका है। ए की रिएक्शन करा रखी है हाइड्रोजन के साथ में और लिंडलार कैटलिस्ट के साथ में, तब बना है हमारा प्रोडक्ट बी। अब लिंडलार कैटलिस्ट क्या करती है, एल्काइन का जो है रिडक्शन करती है, एल्काइन से बनाती है जेड एल्कीन। जेड एल्कीन मतलब सिस एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पर बर्च रिएजेंट यूज़ करते तो हमारी जो एल्काइन है वो चेंज होती ई एल्कीन में। यहाँ पर कैसी है, लिंडलार कैटलिस्ट जेड एल्कीन। तो प्रोडक्ट हम मैच करेंगे, तो वो अगर हम इसकी बात करते हैं बी की, तो दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं, ऑपोजिट है, यानी ट्रांस एल्कीन है। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन सिस में है, तो सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। यही है क्या, यही हमारी होगी जेड एल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट सी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। एक एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन है, फिर से बेस दे रखा है NaNH2, और अब तो समझ आ ही गया होगा Na पॉजिटिव NH2 माइनस कैसे करेगा, एक्ट एज अ बेस नॉट एज बर्च रिएजेंट। ये नेगेटिव एसिडिक H को बाहर निकालेगा, जनरेट करेगा यहाँ पर नेगेटिव। अगले स्टेप में CH3CH2Br है, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ पर, Br को करेंगे बाहर। ये हमारी बन चुकी है कार्बन की चेन, इसमें अभी भी एल्काइन प्रेजेंट है। ये बन चुका है हमारा ए प्रोडक्ट। ए की रिएक्शन है सोडियम इन लिक्विड NH3। अब ये बर्च रिएजेंट है। बर्च रिएजेंट क्या करेगा, एल्काइन की रिडक्शन करेगा, एल्कीन में पार्शियल रिडक्शन करता है, और कैसी एल्कीन बनाता है, ई एल्कीन, यानी ट्रांस एल्कीन। एक हाइड्रोजन इधर देख लो, एक इधर देख लो, ये है ई एल्कीन। ये बन चुका है हमारा बी।
अब एल्कीन की रिएक्शन है Br2 के साथ में, सॉल्वेंट ले लेकर CH2Cl2 यानी डाइब्रोमो कंपाउंड बनाने की तैयारी है। एल्कीन अटैक करेगी इस Br पर, ये Br बाहर जाएगा, Br के लोन पर वापस अटैक करेंगे इस कार्बन पर और फॉर्मेशन होगा हमारे पास ब्रोमोनियम आयन का। अब ये Br आएगा, अटैक करेगा और रिंग को ओपन करेगा, और ये अटैक कैसा होता है, एंटी एडिशन, यानी ये दोनों Br एक दूसरे के एंटी होंगे, ये और ये एंटी हमको दिखाई दे रहे हैं। किसी और वैसे प्रोडक्ट में जो है सीन दिखाया नहीं है इसने Br को, तो यही होना था करेक्ट आंसर। बी में 1,3 डाई ब्रोमो कंपाउंड है, लेकिन 1,2 डाई ब्रोमो कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर NH2 नहीं आएगा, एल्कीन तो हट जाएगी, ए ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट डिस्क्राइब द बेस्ट सिंथेसिस ऑफ 1 ब्यूटीन फ्रॉम इथेनॉल। यानी इथेनॉल से हमको ब्यूटीन का फॉर्मेशन करना है, कौन से रिएजेंट का सेट हम यूज करेंगे, बस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। पहला है NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होगा Na पॉजिटिव C माइनस। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, पहले एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, CH3CH2O माइनस। अब इसके साथ लिंडार कैटलिस्ट को मैं कैसे रिएक्ट कराऊँ, लिंडार कैटलिस्ट के थ्रू ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, यहाँ पर तो बस ये O नेगेटिव जनरेट करके छोड़ देगा। बी वाला रिएजेंट भी सेम ऐसे ही करेगा। उसके बाद इसने बर्च रिएजेंट दे रखा है, जब तक एल्काइन नहीं आएगी तो मैं बर्च रिएजेंट का यूज़ कैसे कर सकता हूँ। तो ए ऑप्शन भी गलत, बी ऑप्शन भी गलत। चेक करते हैं सी वाले को। HBr और हीटिंग कंडीशन गिवन है। OH क्या करेगा, एसिडिक H पे अटैक करेगा, OH पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव वाटर में कन्वर्ट होगा, Br माइनस आएगा, अटैक करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2Br। अगले स्टेप में Na पॉजिटिव C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अब एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस Br को करेंगे बाहर। अब हमारे पास एल्काइन का जनरेशन हो चुका है। फिर दे रखा है H2 और लिंडार कैटलिस्ट। अब लिंडार कैटलिस्ट क्या करती है, टर्मिनल एल्काइन का रिडक्शन करती है एल्कीन में। यहाँ पर हम बर्च रिएजेंट का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बर्च रिएजेंट क्या करता है, सिर्फ इंटरनल एल्काइन का रिडक्शन तो करता है लेकिन टर्मिनल एल्काइन को रिड्यूस नहीं करता है, इसलिए हमको लिंडार कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ता है टर्मिनल एल्काइन के केस में। तो टर्मिनल एल्काइन हमारी रिड्यूस हो जाएगी एल्कीन में और हमारा बन जाएगा ब्यूटीन का फॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। इस लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चन। कहीं कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।